हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। और एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का मॉडर्न हिस्ट्री की मैराथन लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग ना पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे। तो अगर आपने चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे पहले हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी ख़त्म की थी, अगर इंडियन पॉलिटी की मैराथन की थी, अगर आपने वो ना देखा हो जरूर देखिए, वो आपके 5 नंबर बिल्कुल फिक्स कर देगी। कंप्लीट डिटेल में उसको पढ़ाया गया, ठीक है। और आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और अदर वीडियोस भी पड़ी हुई हैं चैनल पे, इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि बुद्धिज्म की पड़ी हुई है, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट डेज हैं, उन सभी को देखिए। उनसे आपके एग्जाम में नंबर आने ही आना, मतलब क्वेश्चन आना ही आना है। तो पेपर को अगर अच्छा करना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो को देखिए। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग भारत में यूरोपियों का आगमन, यानी कि एडवेंट ऑफ अ यूरोपियंस इन इंडिया। तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, पोर्टुगीज आए थे, जो सबसे पहले भारत में आने वाले यूरोपीय थे, ठीक है। आगे चलते हैं। 1498 में वास्को ड गामा कलिकट आया था, बंदरगाह पहुंचा था और उसका स्वागत किसने किया था? किंग जेमोरिन ने। किसने किया था? किंग जेमोरिन ने। आगे चलते हैं। 1502 में वास्को ड गामा फिर से आया था, दोबारा कब आया था? 1502 में। आगे चलते हैं। हाँ, 1505 में भारत में पहला जो गवर्नर था उनको क्या कहा? जो फ्रांसिस्को डी एल्मेडा, भारत में पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी एल्मेडा, जिसने क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। कौन सी? ब्लू वाटर पॉलिसी, समुद्रिक शक्ति पर नियंत्रण। किसने किया था? फ्रांसिस्को डी एल्मेडा ने। उसके बाद 1509 में आए थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो इन्होंने क्या किया था? गवर्नर थे, गवर्नर बना था, पुर्तगालियों का वास्तविक शासक था। कौन था? अल्बुकर्क, ठीक है। तो जो कि 1510 में गोवा पर कब्जा किया था इन्होंने, राजधानी बनाई थी किसको? गोवा को, ठीक है। आगे देखते हैं। 1661 में क्या हुआ था कि पुर्तगालियों ने बम्बई को जो है अंग्रेजों को दी थी दहेज में, ठीक है। आगे चलते हैं। 1961 में जो गोवा था पुर्तगालियों से मुक्त हुआ। ये सबसे पहले आए थे और सबसे आखिरी में गए थे, भारतीय सेना ने मुक्त कराया था। अगला आए थे डच यानी कि नेदर हॉलैंड वाले लोग। तो डच का हुआ 1602 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद ये भारत आई थी 1605 ईस्वी में। भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? मछलीपट्टनम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में आता है कि डच ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो मछलीपट्टनम में लगाई थी, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। क्लियर। आगे देखते हैं। इनके प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? पुलिकट थे और नागपट्टनम थे और कोचिन थे। पुलिकट, नागपट्टनम और कोचिन किसके? डच के। ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं। चिदम्बरम युद्ध, बैटल ऑफ द चिंसुरा में अंग्रेजों से हार हुई थी। किसकी? डच की। भारत से डच शक्ति का यहीं पर अंत हो गया था। आगे देखते हैं। डच अब केवल मसालों के व्यापार तक ही सीमित हो गए थे, जो कि इंडोनेशिया गए हो गए। आगे देखते हैं। अंग्रेज यानी कि अब आ गए थे ब्रिटिश जो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति दी गई थी, एलिजाबेथ ने दी थी। उसके बाद ये लोग भारत आए, ठीक है। तो 1608 में क्या हुआ? कैप्टन विलियम हॉकिन, जो कि जहांगीर के दरबार में पहुंचा था, उसने परमिशन ली थी, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, 1615 ईस्वी में जो सर थॉमस राव थे, जो जहांगीर से व्यापार की अनुमति मिली। 1612 ईस्वी में सूरत में उन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली फैक्ट्री ब्रिटिश ने कब लगाई? तो कहाँ लगाई थी? सूरत में लगाई थी। कब लगाई थी? 1612 ईस्वी में, ठीक है। ध्यान रहेगा। अब देखते हैं 1690 में जॉन क्रॉक ने कलकत्ता बसाया था, चार्नॉक ने। फिर अगला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल, ये आता ही आता एग्जाम में, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की नींव इसी ने रखी थी, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी ने। बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी अंग्रेजों को, ठीक है। ये डेनिस की बात करते हैं। तो सबसे पहले कौन है? पुर्तगीज हैं, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर अब डेनिस की बात करेंगे, PDED। तो अब आइए, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी कब? 1616 में। और जो भारत में त्रंकोबार तमिलनाडु में जहाँ स्थित है, वहाँ पर इन्होंने अपना केंद्र बनाया था। और सहारनपुर में, जो कि बंगाल में है, वहाँ पर इन्होंने अपना केंद्र स्थापित किए थे। किसने? डेनिस ने। आगे चलते हैं, हम देखते हैं। हाँ, शिक्षा व प्रेस में योगदान रहा है किसका? सेमपुर मिशन प्रेस का। और 1845 में डेनिस ने अपनी सभी बस्तियों को अंग्रेजों को बेच दी थी। कब? 1845 में, यानी इनका भी यहाँ पर काम खत्म। आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं फ्रेंच की बात करते हैं, जो कि 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसकी स्थापना हुई कोलबर्ट ने की थी। और 1668 में, 1668 में प्रथम केंद्र कहाँ बनाया था? सूरत में बनाया था, ठीक है। ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं। 1674 में पुडुचेरी जो है राजधानी बनी थी। और अन्य केंद्र कौन कौन से थे इनके? देखिए, चंद्रनगर थे,
कैरकल थे, माहे थे, यानम थे, तो ये सब इंपॉर्टेंट इनके सेंटर थे। ठीक है, ध्यान रहेगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्या था, कर्नाटिक वार, जो कि अंग्रेजों व फ्रांसिस्को के बीच में हुआ था, फ्रांसिस्को फ्रेंच के बीच में हुआ था। तो पहला कर्नाटक वार कब हुआ था, जिसमें अंग्रेज हारे थे, जो कि 1746 से 1748 के हुआ था। जो दूसरा कर्नाटक वार हुआ था, जो कि जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला था, वो 49 से 54 के बीच में चला था। और जो तीसरा कर्नाटक वार था, जो कि 1758 से 1763 में अंग्रेज जिसमें विजयी हुए थे, जो कि फ्रांसिस सत्ता का अंत हो गया था। यहाँ पर जो थर्ड, तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि फ्रांसिस सत्ता का अंत कब हुआ था, तो थर्ड कर्नाटक वार में, जो कि कब हुआ था, 58 से 63 के बीच में। ठीक है, ध्यान रहेगा, जिसमें अंग्रेज जीते थे और इनका फ्रेंच का यहीं पर अंत हो गया था। अब आगे देखते हैं 1857 का विद्रोह, यानी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन इससे, तो इसको पढ़ना ही पढ़ना है। आपके सिलेबस में बिल्कुल डायरेक्टली मेंशन किया गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका पहला जो इनका मेन रीज़न था, मुख्य कारण कौन कौन से थे, पढ़ते हैं इसको, क्यों हुआ था ये। तो पहला है पॉलिटिकल कारण, यानी कि राजनीतिक रीज़न कौन कौन से थे। जो लॉर्ड डलहौजी ने थे, उन्होंने विलय नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अपनाई थी, जिसमें अवध का विलय कर लिया था, इसी वजह से लोग नाराज थे। ठीक है, आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कारण क्या था, किसानों पर भारी लगान लगा रहे थे, उद्योग धंधों का नाश कर रहे थे, तो इस वजह से भी काफ़ी लोगों में नाराज़गी थी। आगे देखते हैं सामाजिक धार्मिक कारण, कुछ सामाजिक कारण थे, जिसमें जैसे कि सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा विवाह नियम लाए थे 1856 में, कुछ परिवर्तन करे थे धर्म को लेकर के, तो लोग नाराज थे, और धार्मिक परिवर्तन का डर भी था, धर्म। सैन्य कारण भी थे, सैनिकों को कम वेतन दे रहे थे, पदोन्नति ना मिलना, और कारतूस प्रकरण, जो कि गाय और सुअर, ये मेन रीज़न रहा था 1857 की क्रांति का, कार्टेज का। ठीक है, गाय और सुअर की चर्बी, तो गाय हिंदुओं से रिलेटेड थी और सुअर मुसलमानों से, तो यही मेन रीज़न था 1857 की क्रांति का। आगे देखते हैं आउटब्रेक समझते हैं, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था। सबसे पहले 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में मंगल पांडे जी के द्वारा उसकी शुरुआत हुई थी। औपचारिक शुरुआत यानी कि ऑफिशियल जो इसकी स्टार्टिंग है वो कब हुई थी, 10 मई 1857 मेरठ से। तो ऑफिशियल कहाँ मानी जाती है, मेरठ से। एग्जाम में आता जाता है ये बात, ध्यान रखना, इसको पूछा जाता है कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो मेरठ से। आगे चलते हैं, सम्राट किसको घोषित किया गया था इसके युद्ध, इसमें जब ये आंदोलन चल रहा था, तो बहादुर शाह जफर जो कि दिल्ली के थे, उनको यहाँ पर सम्राट घोषित कर दिया था। आगे चलते हैं, गवर्नर जनरल कौन था इस टाइम पर, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ध्यान रखना इस बात को, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। प्रमुख केंद्र और नेता, यानी कि किसने कहाँ से लीड किया था, तो दिल्ली से कौन लीड कर रहा था 1857 को, जो रिवॉल्ट था इसको, बहादुर शाह जफर। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, बख्त खां, और कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एडिटेड आ जाता है कि दिल्ली से कौन लीड कर रहा था, तो वो बहादुर शाह जफर। ध्यान रखना इस बात को। आगे चलते हैं, देखते हैं झांसी से कौन लीड कर रहा था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। और अवध से बेगम हजरत महल। बिहार से कौन थे, कुंवर सिंह। आगे देखते हैं फैजाबाद से कौन थे, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंबल क्या था, जो 1857 की क्रांति का सिंबल था, प्रतीक था, वो था रोटी और चपाती। गांव विद्रोह का संदेश फैलाना, और कमल का फूल हिंदू सैनिकों में विद्रोह का प्रतीक। ध्यान रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। आगे चलते हैं, रोज़ मुस्लिम सैनिकों में एकता और संदेश का प्रतीक था। नारा क्या था, लड़ो, मर मिटो या फिर मार डालो, ये नारा था 1857 की क्रांति का। ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे चलते हैं, कुछ कारण थे जिसकी वजह से ये फेल हुआ था, कौन कौन से थे एक बार देख लेते हैं उनको। कोई राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं था, विद्रोह केवल उत्तर भारत में था, यानी कि नॉर्थ इंडिया में था, साउथ इंडिया में ये स्प्रेड नहीं हुआ था। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति अधिक थी, कई भारतीय शासक अंग्रेजों के पक्ष में मिल गए थे। ठीक है, उनके मतलब सपोर्ट किया था इसको सप्रेस्ट करने में। रिजल्ट क्या निकला था, इसका परिणाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ पर समाप्त हो गया था, और जो है ब्रिटिश क्राउन आ गया था, उसने सारी कमान अपने हाथ में ले ली थी। भारत अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया था, तो इसी के चक्कर में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कोई जो मेन ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने रिवॉल्ट को सप्रेस किया था, कौन कहाँ पर था, तो ये भी एग्जाम में आता है आपके, तो एक बार देख लेते हैं इसको। देखिए दिल्ली में ये यहाँ पर जो है जॉन निकोलस और जनरल विल्सन, इन दोनों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था। तो कौन थे, जॉन निकोलस और जनरल विल्सन। ध्यान रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने सप्रेस्ट किया था
रिवॉल्ट को। कानपुर में किसने किया था? कानपुर में ह्यूग व्हीलर ने और कॉलिन कैंपबेल ने। तो पहले जनरल ह्यूग व्हीलर ने स्टार्टिंग की थी, फिर कैंपबेल ने इसको पूरी तरीके से ख़त्म किया था नाना साहब को हरा कर। आगे देखते हैं लखनऊ में किसने किया था? तो लखनऊ का हेनरी लॉरेंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। हेनरी लॉरेंस ने लखनऊ का जो है 1857 का रिवॉल्ट को सप्रेस किया था। आगे देखते हैं, यहाँ पर थे, इसको बाद में भी कैंपबेल ने ही पूरी तरीके से दबाया था। झांसी चौथा है, झांसी का। देखिए झांसी में कौन थे? ह्यूग रोज। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई थी। आगे देखते हैं पांचवा जो है बिहार में किसने लीड किया था? तो विलियम टेलर ने फिर विंसेंट आयर, कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट एक्ट पढ़ेंगे हम लोग, जो कि इंडियन हिस्ट्री यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट है। देखिए ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कंपनी के कामकाज पर नियंत्रण किया रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए। और देखते हैं इसमें कौन कौन से स्पेशल प्रोविजन और दिए थे। देखिए जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको बनाया गया। पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग बने थे। गवर्नर जनरल बंगाल के बनाए गए और उसके पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग बने थे। ध्यान रखना इस बात को। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी इसी एक्ट के जरिए। किसके जरिए? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए। ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट एग्जाम में एग्जिट जाता है। उसके बाद देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर और कड़ा नियंत्रण लगाया। किसके जरिए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करके, जिससे व्यापार और राजनीति अलग किए गए। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगला इंपॉर्टेंट एक्ट है चार्टर एक्ट 1813 का। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों का व्यापारिक आधिकारिक यानी कि ट्रेड मोनोपोली समाप्त हो गई थी। भारत में क्रिश्चियन मिशनरी ईसाइयों को आने की अनुमति दी गई थी। तो अंग्रेजों की जो मोनोपोली थी कि सिर्फ अंग्रेज करेंगे, उसको ख़त्म कर दिया गया था। और जो क्रिश्चियन मिशनरी थी उसको आने की अनुमति दी गई थी। ठीक है। शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी दिया गया था। तो ध्यान रखना आपको, क्रिश्चियन मिशनरी और 1 लाख रुपए और ब्रिटिश की जो मोनोपोली थी उसको यहाँ पर एंड किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी। आगे चलते हैं, चार्टर एक्ट 1833 की बात करते हैं। हाँ, तो इसमें पहला है जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिए गए थे। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान रखना इसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि स्लेवरी की प्रथा भी इसी से ख़त्म करी गई थी। और कानून बनाने के लिए लॉ कमीशन का गठन किया गया था, जिसके हेड कौन थे? मैकाले। लॉ कमीशन की स्थापना और मैकाले उसके हेड थे। आगे चलते हैं, चार्टर एक्ट 1853 की बात करते हैं। कंपनी का व्यापारिक कार्य पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। किसमें? 1853 में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका पूरा जो है कार्य समाप्त कर दिया गया था। अब वो क्या बन चुकी? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की शुरुआत कर दी गई और भारतीयों के लिए भी अवसर था। देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो यहाँ व्यापार करने आई थी, लेकिन इसके बाद उसको पूरी तरीके से व्यापार खत्म करके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में उसको कन्वर्ट कर दिया गया और सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई। भारतीयों के लिए भी अवसर था। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में आएगा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन किस एक्ट के जरिए? तो 1853 के जरिए, चार्टर एक्ट 1853। इसमें ही ओपन कंपटीशन की बात करी गई थी, द्वारा भर्ती का प्रावधान था। आगे चलते हैं, देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये जो है रिवॉल्ट के बाद आया था, क्योंकि 1857 में वो हो गया था, क्रांति हुई थी, रिवॉल्ट हुआ था, तो उसके बाद में इसको लाया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद लागू हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था कम्प्लीटली। भारत अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ चुका था। अभी तक ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रूल कर रही थी, लेकिन अब इसके अंडर में आ चुका था, सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ चुका था। गवर्नर जनरल का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया था और वाइसरॉय को नया पद बना दिया गया था, या फिर कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल को ही वाइसरॉय बना दिया गया था। और चलिए देखते हैं, जो गवर्नर जनरल का पद था वो किस में कन्वर्ट कर दिया गया था? वाइसरॉय में। अब सब सीधे कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिश क्राउन रूल कर रहा था। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उसको वाइसरॉय बना दिया गया था। तो पहले वाइसरॉय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग बने थे। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी एक पद बनाया गया था, जो कि ब्रिटिश संसद को उत्तरदायी था। किसको रिस्पॉन्सिबल था? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अब पढ़ते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को, जिसमें वाइसरॉय की परिषद यानी कि वाइसरॉय की काउंसिल में भारतीयों को शामिल किया गया था। तो पहला भारतीय सदस्य कौन था जो शामिल हुए थे? तो महाराजा ऑफ पटियाला थे और राजा ऑफ बनारस थे। एग्जाम में पूछ लिया था डायरेक्ट, तो ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अधिनियम बनाने की शक्ति मिली थी। किसको? वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था वो।
आगे चलते हैं इसी एक्ट के जरिए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की बात करते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था यहाँ से ही स्टार्ट हुई थी, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या था इसमें। और जो प्रांत परिषदों में गैर आधिकारिक सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, मतलब इनको इंक्रीज कर दिया गया था इंडियन मेंबर्स को। अब आगे देखते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक, समझते हैं। देखिए इसका नाम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों पड़ा था? क्योंकि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनका नाम था लॉर्ड मॉर्ले, और जो वाइसरॉय थे तो मिंटो, तो इनका मॉर्ले और मिंटो दोनों मिलकर के हो गए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा गया था। आगे देखते हैं मुख्य प्रावधान क्या थे, इनके मेन प्रोविज़न क्या थे। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, यानी कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, और पहले सदस्य थे 16, अब बढ़कर कितने हो गए थे? 60 हो गए थे, 60 सदस्य हो गए थे, ध्यान रखना इस बात को। दूसरा जो इम्पोर्टेंट था, जो प्रांतीय थे यानी कि प्रोविंशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार भी किया गया था। सेंटर पर भी बढ़ाए गए थे और स्टेट पे भी लेवल पर भी बढ़ाए गए थे, प्रोविंस लेवल पर। तो तीसरा इंपॉर्टेंट बात थी कि इंट्रोडक्शन हुआ था इलेक्शन का, पहली बार भारतीयों को चुनाव द्वारा विधान परिषद में प्रवेश दिया गया, और हालांकि चुनाव जो डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। आगे देखते हैं जो चौथी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट, सेपरेट इलेक्टोरेट। एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट किससे आया था, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से आया था, जिसमें मुसलमानों को पहली बार अलग यानी कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिला था। आगे देखते हैं, इसे कहते हैं कम्युनल इलेक्टोरेट, यानी कि यहाँ पर कम्युनलिज्म को इंक्रीज कर रहे थे, इससे हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़ी थी, इसी वजह से इसको कहा गया था कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम। आगे चलते हैं। पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई थी, और सरकार की आलोचना भी का अधिकार जो है यहीं से मिला था, राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। आगे चलते हैं। भारतीय सदस्यों को पहली बार सरकार के बजट पर बहस करने और पूछने का अधिकार मिला था, लेकिन वोट का अधिकार नहीं था। अब बहस कर सकते थे, डिबेट कर सकते थे, सवाल पूछ सकते थे, लेकिन वोट नहीं कर सकते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी कि 1919 का, इसका नाम है मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ध्यान रहेगा, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब ये क्यों कहा जाता है? ये सेक्रेटरी थे और ये वाइसरॉय थे, ध्यान रखना इस बात को, समझ लेते हैं एक बार। जो इंडिया के सेक्रेटरी थे वो कौन थे? मॉन्टेगो थे, और जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ध्यान रखना इसको, इसीलिए इसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। इनके मेन प्रोविज़न को समझते हैं। देखिए मेन प्रोविज़न क्या था? डायरकी थी, कहाँ पर? प्रोविंसों में, यानी कि द्वैध शासन आ चुका था, प्रांतों में द्वैध शासन को दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन से दो भाग? देखिए, एक होता था रिजर्व सब्जेक्ट, एक होता था रिजर्व, और एक होता था ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो रिजर्व सब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर कौन कौन चीज़ें आ जाती थी? रक्षा, पुलिस, न्याय, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो गवर्नर और ब्रिटिश अधिकारियों के पास ही थी, लेकिन जो बेसिक चीज़ें थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई थी इंडियंस को, ठीक है। तो ये थे रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर की बात। और अब आ गया ट्रांसफर सब्जेक्ट, जिसमें शिक्षा था, स्वास्थ्य था, कृषि था, ये सब भारतीय मंत्रियों को दिए गए थे। आगे देखते हैं, इसे कहते हैं डायरकी, समझ गए आप। आगे देखते हैं, सेकंड पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, डिवीज़न कर दिया गया था सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट के बीच में, और जो पहली बार में सेंटर और प्रोविंस के बीच में शक्तियों का विभाजन हुआ था, यही है बात, सेकंड नंबर। आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड है कि एक्सपेंशन हुआ था लेजिस्लेचर का, और बाई कैमरलिज्म लेजिस्लेचर बनाई गई थी, केंद्रीय विधायिका जो कि दो सदनीय थे, जिसमें एक अपर हाउस था यानी कि वही लोकसभा, और एक लोअर हाउस था, यानी जो अपर हाउस था काउंसिल ऑफ स्टेट, जो कि लोकसभा कहते हैं हम लोग, सॉरी राज्यसभा कहते हैं हम लोग इस टाइम, और जो लोअर हाउस था जिसे हम लोग लोकसभा बोलते हैं। तो यही था अपर हाउस और लोअर हाउस, ध्यान रखना इनको। आगे चलते हैं। फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाइकैमलिज्म इंट्रोड्यूस है, सेंटर पर बाइकैमलिज्म। आगे देखते हैं। चौथा, इलेक्शन, भारतीयों को चुनाव के माध्यम से अधिक प्रतिनिधित्व मिला था इलेक्शन के जरिए, लेकिन मतदान का अधिकार किसके पास था? उन्हीं के पास था जिनके पास प्रॉपर्टी थी, और या तो वो टैक्स के लिए क्वालिफाइड थे, सबको नहीं मिला था, ठीक है। आगे देखते हैं। पांचवा था क्या था? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था उसको। 1909 की तरह से अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था जारी रही थी। अब इसे कहाँ का देखिए, सिख को भी दिया गया था, पहले कहाँ सिर्फ मुस्लिमों तक था, अब इसको और एक्सटेंड कर दिया, सिख को दिया, एग्नो इंडियन को दिया, इंडियन क्रिश्चियन तक बढ़ा दिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। छठा पॉइंट है हमारा, जो सेंट्रल सब्जेक्ट थे पूरी तरह वायसरॉय और ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। सातवां है, साइमन कमीशन का जन्म भी यहीं से हुआ था, मतलब इस अधिनियम के प्रावधान था कि 10 साल के बाद इसकी समीक्षा होगी, ठीक है। तो इसी के लिए बना था साइमन कमीशन, इसी प्रावधान से साइमन कमीशन बना था, जो कि 1927 में बना था। अब एक बार पूरे एक्ट को वन लाइनर फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं। देखिए,
एक्ट का नाम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इनका पॉपुलर नेम क्या है? मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड डिफॉर्ड। और वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ध्यान रहेगा इसको। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन से? मॉन्टेगो थे। और की पॉइंट क्या निकल के आया था? डायरेक्टरी आ गई थी प्रोविंसों पर, और बाई कैमरलिज्म लेजिस्लेचर मेथड हुआ था इंट्रोड्यूस कहाँ पर? सेंटर पर। और सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड कर दिया गया था सिख, एंग्लो इंडियन और इंडियन क्रिश्चियन तक। ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं। रिव्यू के लिए साइमन कमीशन की स्थापना की बात भी की गई थी। आगे देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी चीज़ें ली गई हैं, तो ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट है, इससे पूछे जाएंगे सवाल। आप समझते हैं। देखिए 1919 एक्ट की विफलता और साइमन कमीशन जो 1927 की सिफारिशों पर आधारित था। अब तक का जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्गेस्ट एक्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके बहुत हद तक इसी एक्ट को आधार बनाया गया था। तो देखिए मेन प्रोविज़न क्या थे इस एक्ट के? फेडरल जो स्कीम थी गवर्नमेंट की, यानी कि केंद्र और प्रांत रियासत मिलकर के ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना था। क्या बनाना था? ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना था, जिसमें सेंटर था और स्टेट थे, यानी कि प्रांत थे। आगे चलते हैं। लेकिन रियासतों ने भाग नहीं लिया, इसीलिए फेडरेशन कभी अस्तित्व में नहीं आई। सेकंड बात करते हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कीजिए। प्रांतों में पहली बार डायरकी यानी कि द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था। ठीक, अब प्रांतों को पूरी तरह से ऑटोनॉमस बना दिया गया था, यानी उनके हाथ में पावर दे दी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, जो गवर्नर के पास वेटो पावर तो थी, परंतु भारतीय मंत्रियों को अधिक अधिकार मिल चुके थे। वेटो पावर थी गवर्नर के पास। केंद्र में द्वैत शासन यानी कि डायरकी आ गई थी कहाँ पर? सेंटर पर। केंद्र में डायरकी लागू की गई, लेकिन यह कभी शुरू नहीं हुई थी। मतलब लागू करने की बात की गई थी, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाई थी। आगे देखते हैं। चौथा है हमारा बाई कैमरलिज्म लेजिस्लेचर। केंद्र में द्विशासन व्यवस्था यानी कि फेडरल असेंबली, लोअर हाउस और काउंसिल ऑफ वही अपर हाउस, दोनों ही बात करी गई थी। लोकसभा और राज्यसभा, वही जो भी हम लोग पढ़ते हैं अपने इस टाइम। पांचवा है सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। अब इसको और एक्सटेंड कर दिया गया था, जो 1909 और 1919 की तरह रहे, बल्कि अब महिलाओं को किसको बढ़ा दिया गया था? महिलाओं को, श्रमिकों को, दलितों को, डिप्रेस्ड क्लासेस को भी प्रतिनिधित्व दिया गया था। ठीक, आगे चलते हैं। आखिरी बात है कि फेडरल कोर्ट की भी बात की गई थी इसमें, जो कि 1937 में पहला फेडरल कोर्ट स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ध्यान रखना इस बात को। और सातवां जो है इंपॉर्टेंट है, सेफ गार्ड के लिए विदेश नीति, रक्षा, जनगणना, संचार आदि ब्रिटिश सरकार के अधीन रहे। आठवां, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंस। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा आपसे कि किस के जरिए जो है प्रांतों का पुनर्गठन हुआ था, किस एक्ट के जरिए, तो आपको बताना होगा 1935 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो देखिए बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था और सिंध को मुंबई से अलग करके नया प्रांत बनाया गया था। दोनों ही ध्यान रखना, बर्मा और सिंध। अगला है उड़ीसा। उड़ीसा को कहाँ से अलग किया गया था? बिहार से। तो बर्मा, सिंध और उड़ीसा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए अलग किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट बात है नवी वाली, इलेक्शन ऑफ फ्रेंचाइज, चुनाव और मताधिकार यानी कि वोटिंग राइट आबादी के केवल 14% लोगों को ही मिला था, जिनके पास प्रॉपर्टी थी या फिर जो टैक्स दे सकते थे। ध्यान रखना इस बात को। आगे चलते हैं। चुनाव कब हुए थे? 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने अधिकांश प्रांतों में सरकार बनाई। सिग्निफिकेंस क्या था? भारत में पहली बार प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की प्रांतीय मिली थी। मतलब कांग्रेस सरकारें 1937 से 1939 इसी के तहत बनी। इस एक्ट को कहा गया ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस एक्ट को कहा गया ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। ध्यान रखना इस बात को। एक बार इसको समराइज कर देते हैं परीक्षा के लिए वन लाइन फॉर्म में पूरे एक्ट को। देखिए एक्ट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन, जितने टाइम पर आया था। उसके बाद लिंग को जो वायसरॉय थे उन्होंने इसको आगे एक्सटेंड किया था 31 से 36 तक, ये 36 से 43 तक किए। की पॉइंट क्या थे? डायरकी आ गई थी प्रोविंसों, जो मतलब खत्म कर दी गई थी किस पर? प्रोविंस लेवल पर, लेकिन सेंट्रल लेवल पर आ चुकी थी। हाँ, फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी 1937 में दिल्ली में। न्यू प्रोविंस बन गए थे कौन कौन से? सिंध, उड़ीसा और बिहार। ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था इंडिया से। पहला इलेक्शन हुआ था जिस एक्ट के जरिए, जो कि 1937 में हुआ था, प्रोविंशियल इलेक्शन। ठीक, आगे चलते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड कर दिया गया था किसके तक? ह्यूमन तक, लेबर तक और डिप्रेस्ड क्लासेस तक। आगे चलते हैं। अब आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो उसे लाइक कर दें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को मैनुअली वीडियो को प्रमोट करें, बताएं चैनल के बारे में कि कितनी अच्छी वीडियो यहाँ पर। ठीक है, हो सके तो शेयर भी कर दें इनसे। अब देखते हैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1947, जिसका बैकग्राउंड पृष्ठभूमि समझते हैं सबसे पहले। 1946 की जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसके बाद में हिंदू मुस्लिम मतभेद बढ़ गए थे। इसकी वजह से माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 के आधार पर यह एक्ट ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। किसके आधार पर? माउंटबेटन प्लान के आधार पर। ठीक है, इसने भारत और पाकिस्तान को 2 नए स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना की थी। किसने? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 था उसने 2 नए राज्यों की स्थापना की थी। अब देखते हैं इसके मेन प्रोविज़न देखते हैं। तो पहला है भारत का पार्टीशन, यानी कि विभाजन, भारत का विभाजन, पार्टीशन ऑफ इंडिया। और इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक बना था पाकिस्तान और दूसरा बना था हिंदुस्तान। दोनों ही मतलब एक इंडिया और एक पाकिस्तान। क्लियर? आगे चलते हैं। दोनों को डोमिनियन स्टेट बनाया गया था। सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात थी, जो एंड हो गया था किसका? ब्रिटिश रूल का। भारत में ब्रिटिश शासन सरकार का जो है कानूनी अधिकार पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। अगला है अब शासन की सारी शक्तियाँ भारत और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सौंप दी गई थी। किसको सौंप दी गई थी? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सौंप दी गई थी, इंडिया और पाकिस्तान दोनों की। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड की बात करते हैं, संविधान सभा को अधिकार, यानी कि पावर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारत और पाकिस्तान की संविधान सभा को अधिकार दिया गया वे अपने स्वतंत्र संविधान बनाएं। दोनों को अधिकार दिए गए। चौथा है ब्रिटिश सम्राट, यानी कि किंग ऑफ इंग्लैंड की भूमिका। वह केवल हेड ऑफ स्टेट रहा, उसके प्रतिनिधित्व के रूप में गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई। आगे देखते हैं। 5वां पॉइंट है कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति भारत में लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के बने, और बाद में कौन बने थे? जो इंडिया के थे, इंडिपेंडेंस इंडिया के जो इंडियन थे वो थे सी राजा गोपालाचारी, गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। आगे चलते हैं। पाकिस्तान में कौन बना था? मोहम्मद अली जिन्ना बने थे गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। छठा है जो इम्पोर्टेंट बात है, जो प्रिंसली स्टेट थे उनके बारे में क्या हुआ था? सभी रियासतों को भारत और पाकिस्तान में शामिल होने का विलय कर दिया गया था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत योगदान रहा, जिन्होंने पाकिस्तान को 560 से अधिक रियासतों से कुछ को मिलाया गया था, जबकि अधिकांश भारत में सम्मिलित हुई थी। जो सरदार पटेल की भूमिका जिसमें बहुत अधिक थी, आप सभी जानते होंगे। इंडिया इंडिपेंडेंस डे कब हुआ था? वही 15 अगस्त को फिर देश को आज़ादी मिल गई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिल गई थी। अब देख लेते हैं एक बार इनको वन लाइन फॉर्मेट में है, इस एक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। एक्ट का नाम था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, जो कि एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते हैं GOI एक्ट, लेकिन इसे 1947 का एक्ट कहते हैं। कहाँ पास किया गया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास किया गया था। बेस किस पे था? माउंटबेटन प्लान पे था। ठीक है, माउंटबेटन प्लान पे बेस था। आगे देखते हैं। स्वतंत्र देश बने जो कि डोमिनियन स्टेटस मिला जिनको, भारत और पाकिस्तान। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन, जो इंडियन थे वो कौन थे? सी राजा गोपालाचारी। ध्यान रखना इस बात को। पहले गवर्नर जनरल इंडिया के मोहम्मद अली जिन्ना। ब्रिटिश रूल का एंड हो गया था ऑफिशियली 15 अगस्त 1947 को। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखते हैं सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो थे, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इंडिया में। तो पहला पढ़ लेते हैं, राजा राम मोहन रॉय और जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्थापक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय जी। किसके? ब्रह्म समाज के। कब की थी? 1828 में। ध्यान रखना इस बात को। अगला देखते हैं आगे। कलकत्ता में थे। मुख्य विचार क्या था? एबॉलिशमेंट ऑफ सती, मतलब सती प्रथा का अंत, जो कि 1829 में हुआ था। 1829 में सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों के द्वारा हुआ था। महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी करते थे। आगे देखते हैं। मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और एकेश्वरवाद यानी कि मोनोथेइज्म का प्रचार करते थे। ठीक है, प्रचारक थे ये। आगे देखते हैं। प्रार्थना समाज जो कि 1867 यानी कि 1867 में बना हुआ। इसकी स्थापना किसने की थी? आत्माराम पंडुरंग। सहयोग में कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। स्थान कहाँ था? मुंबई में था। उद्देश्य क्या था, मतलब इंटेंशन क्या था इसको बनाने के पीछे? तो जाति प्रथा का विरोध। ध्यान रखना इस बात को। पुनर्विवाह, महिला का प्रचार, शिक्षा का प्रचार और सामाजिक समानता का अधिकार मिले लोगों को। अगला है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 में। ध्यान रखना इस बात को, एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और किसने की थी? सत्यार्थ ग्रंथ कौन सा था? सत्यार्थ प्रकाश। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। ध्यान रखना इसको। आगे चलते हैं। नारा क्या दिया था? वेदों की ओर लौटो, कम बैक टू वेदास। उद्देश्य क्या था? मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध। ठीक, आगे चलते हैं। शिक्षा का प्रसार जो कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स और शुद्धि आंदोलन, शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट की थी इन्होंने। धर्म परिवर्तन करने वालों को पुनः हिंदू धर्म में लाना।
शुद्ध मूवमेंट स्टार्ट की थी। अगला है रामकृष्ण मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 1897 में स्थापना हुई थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। इसकी स्थापना करने के पीछे उद्देश्य क्या था? सेवा कार्य, एजुकेशन, हेल्थ और रिलीफ। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्म योग का प्रचार, वर्क इज वर्कशिप और रिलीजियस टॉलरेंस की बात करता था ये। आगे देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। कब हुई थी स्थापना? 1875 और जो है यूएसए में हुई थी, इंडिया में 1879 में। क्लियर, आगे चलते हैं। स्थापक कौन थे? मैडम। स्थापना किसने की थी? बलास्किन और हेनरी ने। और भारत में कौन प्रमुख थे इसके? एनी बेसेंट। कौन थे भारत में प्रमुख? एनी बेसेंट, ध्यान रखना इस बात को। आगे चलते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण करने के लिए था। शिक्षा का प्रचार करने के लिए सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो कि बाद में BHU बना। अगला देखते हैं, जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसके संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। किस लिए बनाया गया था ये? इसका उद्देश्य क्या था? मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा का प्रचार। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी इन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन, लेकिन बाद में अलग मुस्लिम पहचान की ओर झुकाव हो गया था इनका। आगे देखते हैं। देवबंद मूवमेंट, जो कि 1866 में बनी थी, मोहम्मद कासिम और राशिद अहमद गंगोही के द्वारा इनके मतलब संस्थापक थे। और इस्लामिक शिक्षा का प्रकाश था, ब्रिटिश शासन का विरोध करना, यही सब बातें थी इसमें। ठीक है, अहमदिया मूवमेंट की बात करते हैं, जिसकी स्थापना की थी मिर्जा गुलाम अहमद जी ने, जिसका उद्देश्य क्या था? देख लेते हैं। इस्लाम का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इस्लाम, तर्क और विज्ञान के आधार पर धार्मिक सुधार करने की बात करते थे ये। आखिरी है, इंपॉर्टेंट है, यंग बंगाल मूवमेंट, जो कि 1820 से 30 के बीच में था, जो कि हेनरी विवियन डोरोजियो जिसकी स्थापना की थी। ये क्या था? इनका उद्देश्य क्या था? रेशनलिज्म, यानी कि तर्कवाद और स्वतंत्र विचार पर आधारित था। समाज सुधार और स्वतंत्रता का प्रचार करते थे ये लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। गांधी युग, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। गांधी युग, इससे क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जाम में। एग्जैक्ट दिया, मतलब जो आपका सिलेबस है उसमें एग्जैक्ट दिया गया ये पॉइंट, गांधी एरा। ठीक है, तो समझ लेते हैं। गांधी एरा कहाँ से कहाँ तक था? 1915 से लेकर के 1947 आज़ादी तक। ठीक है, पूरा रोल था गांधी जी का। समझते हैं। गांधी का आगमन, अराइवल कब हुआ था? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 दक्षिण अफ्रीका से भारत को लौटे थे। ठीक, अब ये दिन जो है भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको, इस दिन क्या हुआ था? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत को वापस आए थे। शुरुआती साल में गांधी जी ने पूरे भारत का दौरा किया और परिस्थितियों को समझा। उसके बाद क्या हुआ? लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद 1920 के बाद गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व संभाला। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्रारंभिक आंदोलन, जो इनिशियल मूवमेंट थे इनके, उसमें सबसे पहला है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। 1917 में। स्थान क्या था? बिहार में था। मुद्दा क्या था? अंग्रेजों द्वारा किसानों से नील की जबरन खेती, 3 कटिया सिस्टम कराना। तो इसके नेताजी कौन से? गांधी जी थे। और किसके कहने पे गए थे? तो स्थानीय सहयोग में कौन थे? राजकुमार शुक्ल जी। राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी के पास आए थे। उसके बाद गांधी जी बिहार गए थे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। आगे चलते हैं। अगला देखते हैं, परिणाम क्या हुआ था? नील की खेती को राहत मिली थी और महात्मा गांधी, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था ये, चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था। अगला मूवमेंट है इनका इंपॉर्टेंट है, जो कि खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। स्थान क्या था? गुजरात। इसका रीज़न क्या था? फेमाइन थी और किसानों से कर की वसूली कर रहे थे। तो नेता गांधी जी और सरदार पटेल साथ में गए थे, उन्होंने ही इस आंदोलन को बढ़ाया था। और परिणाम क्या था? कर माफ किया गया था। महत्व क्या था यहाँ पर? जो सरदार पटेल को यहीं पर ही लौह पुरुष कहलाए थे, मतलब इसी आंदोलन के बाद ही सरदार जी को गुजरात का लौह पुरुष कहलाए। आगे चलते हैं। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जिसका मुद्दा क्या था? कपड़ा मिल मजदूरों को वेतन वृद्धि, उनकी वेतन वृद्धि नहीं की गई थी। ठीक है, तो गांधी जी ने यह पहली बार अनशन फास्ट यानी कि भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। परिणाम क्या हुआ था? मजदूरों की मांग मानी गई थी। आगे चलते हैं। जो नेशनल मूवमेंट थे, यहाँ तक तो उनके इनिशियल मूवमेंट थे। अब उसके बाद में जो राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन थे उनकी बात करते हैं। खिलाफत आंदोलन, सबसे पहला आंदोलन कौन सा है? खिलाफत आंदोलन, जो कि कब हुआ था? 1919 से 1924 में। ठीक है, 1919 से 1924। कारण क्या था? रीज़न क्या था इसका? तो जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा की शक्ति छीन ली गई थी, इसी वजह से मुस्लिम लोगों में नाराज़गी थी। तो अली बंधु थे, जिसमें कौन थे? शौकत अली थे और मोहम्मद अली थे। गांधी जी ने इनको समर्थन किया था। ये आंदोलन चल रहा था और इसका समर्थन गांधी जी ने किया था। महत्व क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास। आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन, जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1920 से 1922 तक चला। कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड।
रोलक एक्ट के खिलाफ जो भी हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्यक्रम, इसमें मतलब क्या क्या हुआ था। जो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था, सरकारी स्कूल कॉलेजों से त्यागपत्र, ब्रिटिश उपाधियों का त्याग, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। स्थान एक हुआ है यूपी में चौरा चौरी कांड, जहाँ पर क्या हुआ, गोरखपुर में हिंसा के कारण गांधी जी ने इसको रोक दिया था, वहाँ पर एक चौकी को फूंक दिया गया था। ठीक है, मतलब उसमें कई सिपाही थे, उनको जिंदा जला दिया गया था, इसी वजह से गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। गांधी जी राष्ट्रीय नेता बने और आंदोलन ने जनता के बड़े पैमाने पर जोड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। जो तीसरा इनका इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट था वो था सिविल डिसोबेंस मूवमेंट, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर के 1934 तक चला। इसका जो मेन रीज़न था वो क्या था, नमक कानून के खिलाफ था ये आंदोलन। आगे देखते हैं। गांधी जी का जो दांडी मार्च था वो 12 मार्च को 6 अप्रैल यानी कि 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी जाकर के नमक बनाया था। ये 24 मील की यात्रा थी और 24 दिनों तक चली थी। ठीक है, ध्यान रखना। इसके रिजल्ट में क्या निकला था, परिणाम, यानी कि आंदोलन जो है पूरे भारत में फैल गया था। कहाँ, पूरे भारत में। 1931 में गांधी इरविन एक्ट जो है समझौता होता है। कांग्रेस ने गोल मेज जो सम्मेलन हुआ था लंदन में, उसमें भाग लिया। ठीक, क्लियर। यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये रिजल्ट निकला था। आगे देखते हैं। जो डी है हमारा, मतलब चौथा वाला जो इनका नेशनल मूवमेंट थे इंपॉर्टेंट वाला, वो है क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था, 1942 में। एज इट एग्जाम में आ जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब, तो 1942 में। डेट भी याद कर लीजिए, 8 अगस्त 1942। ठीक है, आगे चलते हैं। स्थान क्या था, मुंबई में था। ग्वालियर टैंक मैदान अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। नारा क्या है, करो या मरो का नारा दिया था। किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके यूपी ट्रिपल एग्जाम में, ध्यान रखना इसको। परिणाम क्या था, कांग्रेस के सभी बड़े नेता जेल में डाल दिए गए थे। यह आंदोलन अंतिम आंदोलन साबित हुआ जिससे स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया गया था। गांधी जी और कांग्रेस, कुछ गांधी जी का और कांग्रेस का रिलेशन देख लेते हैं यहाँ पर। 1929 का जो अधिवेशन था जिसमें नेहरू अध्यक्ष थे, पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव। 1931 जो कि कराची से अधिवेशन था, जिसमें गांधी इरविन समझौते के बाद मूल अधिकार की बात की गई थी, किसकी, फंडामेंटल राइट और आर्थिक नीतियों पर जोर दिया था गांधी जी ने। ठीक है, आगे देखते हैं। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस की जो सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली थी। कब, 1934 में गांधी जी ने डिस्टेंस मेंटेन कर ली थी। आगे चलते हैं। पांचवा है गांधी जी की मृत्यु, कहाँ हुई थी देख लेते हैं। 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। डेट याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में। कब, 30 जनवरी 1948 में। किसने की थी, नाथूराम गोडसे द्वारा हुई थी गोली मारकर। स्थान क्या था, बिरला भवन नई दिल्ली, 30 जनवरी 1948 को। हाँ, उन्होंने राष्ट्रपति की उपाधि किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। एग्जाम में ये भी आता है, किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी राष्ट्रपिता की उपाधि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रोल था और क्या कहाँ कब इसकी स्थापना हुई। तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, एओ होम ने, जो कि क्या थे, ब्रिटिश के अधिकारी थे। पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, जिसे अब मुंबई कहते हैं। अध्यक्ष कौन थे, वो यानी कि WC बनर्जी। और डेट क्या थी, 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। ध्यान रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज पूछ ली जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उद्देश्य क्या था, भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देना और ब्रिटिश सरकार के सुधार की मांग करना। आगे चलते हैं। इसके कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन हैं यानी कि जो सेशंस हैं इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं, तो उनको पढ़ लेते हैं यहाँ पर। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, इनको आराम से पढ़ लीजिए आप। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक ना किए हो तो कर दीजिए। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं और इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार। 1885 में जो कि बॉम्बे में हुआ था सेशन, और जिसके हेड कौन थे, WC बनर्जी थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, इंपॉर्टेंट है। फिर 1889 में जो कि बम्बई में हुआ था, जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। जॉर्ज यूले जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे, किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, 1907 में क्या हुआ था, सूरत में हुआ था सेशन, जिसमें राशीबाई मैदान जो है अध्यक्ष थी। कांग्रेस का विभाजन हुआ था, इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, नरम दल और गरम दल में। जो गरम दल के थे बाल गंगाधर तिलक और नरम दल गोपाल कृष्ण गोखले में। ठीक है, 1907 का इंपॉर्टेंट है सूरत का। 1911 की बात करते हैं, जो कि कलकत्ता अधिवेशन जिसे बोला जाता है, जिसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर, जिसमें राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। कहाँ से, कलकत्ता से दिल्ली, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन। ठीक,
1916 लखनऊ पैक्ट, जिसको बोलते हैं लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, 1916 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एकता की बात की गई थी यहाँ पर। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें एनी बेसेंट यानी कि पहली महिला अध्यक्ष कब बनी थी, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको एक बार और देख लीजिएगा इस वीडियो को तो सारे क्लियर हो जाएंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। 1919 में अमृतसर में, जब अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। 1919 का अधिवेशन कब हुआ था, जब मोतीलाल नेहरू थे, कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में विरोध अधिवेशन हुआ था। 1920 की बात करते हैं, जो कि नागपुर में हुआ था, जिसके हेड कौन थे, यानी कि जिसके चेयरमैन कौन थे, सी विजय राघवाचारी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव यहीं पर रखा गया था, कब, 1920 यानी कि नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, आगे चलते हैं। 1924 पेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी एकमात्र अध्यक्षीय अधिवेशन था, जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष थे यानी कि चेयरमैन थे। 1927 मद्रास जो हुआ था, जिसमें एम.ए. अंसारी स्वतंत्रता की मांग का पहला प्रस्ताव इसी में रखा गया था। आगे चलते हैं। 1929 जो कि लाहौर अधिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग इसी में रखी थी। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, यहीं पर जो है पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, ध्यान रखना, प्रस्ताव रखा गया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी यहीं लिया गया था। 1931 जो कि कराची अधिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसमें फंडामेंटल राइट और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव रखा गया था। 1938 की बात करते हैं, जिसमें हरिपुर गुजरात में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी। 1938 हरिपुरा जो कि गुजरात में है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, और इसमें प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी, प्लानिंग कमेटी की स्थापना की गई थी। 1939 त्रिपुरी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, और सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफा हुआ था, कांग्रेस समाजवादी गुट में मतभेद हो गया था। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब 1942 जो कि कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। इसी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब, 1942 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, बॉम्बे में जो हुआ था, अबुल कलाम आज़ाद जी थे। आगे चलते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में एज इट इज आते हैं। 1946 का जो कि कहाँ हुआ था, मेरठ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जे.बी. कृपलानी थे। स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया था और अंतरिम सरकार यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट की तैयारी भी यहीं पर हुई थी। तो 1946 के अध्यक्ष कौन थे, जे.बी. कृपलानी, जिसको मेरठ सेशन भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको। कांग्रेस अधिवेशन और राष्ट्रीय प्रतीक तो अब देखते हैं कि वंदे मातरम किस सेशन में गाया गया था, इसको देख लेते हैं एक बार, इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है। देखिए, वंदे भारत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था, आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, उपन्यास है आनंद मठ, उससे लिया गया है। जो पहली बार गाया गया था, कहाँ गाया गया था, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, रहमतुल्लाह सयानी। तो पहली बार कहाँ गाया गया था, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके प्रेसिडेंट थे रहमतुल्लाह सयानी, ध्यान रखना। आगे देखते हैं। बाद में 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान ये राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग बन गया था। आगे देखते हैं, जन गण मन जो कि राष्ट्रगान है, ये किस सेशन में गाया गया था, जिसके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनके लेखक हैं जन गण मन के। और पहली बार कहाँ गाया गया था, 1911 को जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ, कलकत्ता में, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, बीसन नारायण धर, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, बीसन नारायण धर। जनगणमन कब गाया गया था, तो आप बताएंगे कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि 1911 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, बीसन नारायण धर थे। बाद में 1950 में से इसे भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम घोषित कर दिया गया था, ध्यान रखना इस बात को। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव और तिरंगा झंडा अधिवेशन 1929 में, और जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने। इसका निर्णय क्या था, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया था, ध्यान रखना इसको। 1929 का जो लाहौर सेशन था, कौन थे अध्यक्ष उसके, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, आगे चलते हैं। इस एडिशन में पहली बार ट्रिकलर फ्लैग भी, मतलब जो तिरंगा था, उसको फहराया गया था। आगे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम से स्पेशल पॉइंट है उनको पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम के लिए एज इट इज आ जाते हैं एग्जाम में, उनको देख लेते हैं। जैसे कि पहला है, संविधान सभा का गठन किया गया था, किसके जरिए, कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 ने। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगला देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे चलते हैं। संविधान को अपनाया गया था कब, 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। क्लियर, आगे चलते हैं।
संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। क्लियर। और संविधान बनने में खर्च कितना हुआ था? तो 64 लाख रुपए। संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी होती है? 166 दिन। कितने दिन? 166 दिन। इंपॉर्टेंट कमेटी एंड चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ध्यान रखना। एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी यानी कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखना इसको। ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन कमेटी के जवाहरलाल नेहरू जी। अगला है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जवाहरलाल नेहरू जी और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखनी है। यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी, यानी कि ये इसके अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं। स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखना इसको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 10वां है कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, राजेंद्र प्रसाद। ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग स्टाइल कमेटी के अध्यक्ष एन गोपाल स्वामी अय्यर। ठीक है, ध्यान रखना। अय्यनकर। फंडामेंटल राइट के जो सब कमेटी थी उसके कौन? ये भी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट सब कमेटी तो इसके हैं जे बी कृपलानी। माइनॉरिटी सब कमेटी अल्पसंख्यक के तो एच.सी. मुखर्जी। माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। ध्यान रखना इसको। आगे चलते हैं। यूनियन सब्जेक्ट कमेटी इंपॉर्टेंट है। यूनियन सब्जेक्ट कमेटी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर जनरल। कौन से गवर्नर जनरल थे और उनके टाइम पर क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ, कब से कब तक उनका समय काल रहा और क्या क्या इंपॉर्टेंट उन्होंने काम हुए उनके टाइम पर। तो पहले हैं वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट इनके टाइम पर आया था। पिट्स इंडिया एक्ट भी इनके टाइम पर आया था। दोनों ही बातें वॉरेन हेस्टिंग के लिए ध्यान रखना आप। आगे चलते हैं। कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और एशियाटिक सोसाइटी जो कि विलियम जोन्स के द्वारा स्थापित करी गई थी, ये भी इन्हीं के टाइम पर हुई थी। अगले हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिनका समय था 1786 से लेकर के 1793 तक। ध्यान रखना इसको। स्थानीय बंदोबस्त व्यवस्था यानी कि परमानेंट सेटलमेंट इन्हीं के टाइम पर आया था। कॉर्नवालिस कोड भी। और पुलिस सिस्टम जो है वो भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। पुलिस सिस्टम किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ था? तो कॉर्नवालिस के टाइम पे। आगे चलते हैं। तीसरे हैं सर जॉन सोर जिनका टाइम था 1903 से लेकर के 98 तक। 1793 से 1798 तक। इन्हीं के टाइम पर पॉलिसी ऑफ पीस यानी कि शांतिपूर्ण नीति अपनाई गई थी। कोई बड़ा युद्ध नहीं था। नो मेजर वॉर एग्जाम में पूछा जाएगा। पॉलिसी ऑफ पीस किसके टाइम पर थी? तो सर जॉन सोर। ध्यान रखना इसको। आगे चलते हैं। चौथा है लॉर्ड वेलेस्ली जिनका टाइम पीरियड था 1798 से लेकर के 1805 तक। 1805 तक। देखिए इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो कि आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है जो है सब्सिडरी अलायंस। इनके टाइम पर ही हुई सब्सिडरी अलायंस। और जो फोर्थ एंग्लो मैसूर और जो वार था जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी वो भी इनके ही टाइम पर हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। जो सेकंड एंग्लो मराठा वार था वो भी इनके टाइम पर हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी किसके टाइम पर हुई थी? इन्हीं के टाइम पर हुई थी। आगे देखते हैं पांचवें जो हैं जो कि हैं लॉर्ड हेस्टिंग। 1813 से लेकर के 1823 तक इनका शासन चला था। आगे देखते हैं। मतलब ये वो थे गवर्नर जनरल थे। चार्टर एक्ट 1813 इन्हीं के टाइम पर आया था जबकि एंड हुई थी मोनोपोली किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। और जो थर्ड एंग्लो मराठा वार था वो इनके टाइम पर हुआ था। इससे पहले वाले के टाइम पर कब हुआ था? सेकंड मराठा वार हुआ था। ध्यान रखना। जो रैयत वाली सेटलमेंट थी वो भी इन्हीं के टाइम पर हुई थी। बॉम्बे और मद्रास में थी। ठीक है, ध्यान रखना इसको। हाँ, छठा है विलियम बेंटिक जो कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया जिनको कहा जाता है। ठीक है, ये क्या था? इन्होंने जो है अबॉलिश किया था सती प्रथा को विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय। कब किया था? 1829 में। ध्यान रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट है। कब किया था? 1829 में। किसकी हेल्प से? राजा राम मोहन रॉय जी की हेल्प से। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है इनको। आगे चलते हैं। देखते हैं। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भी की थी इन्होंने। मैकाले मिनट जो कि हैं और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज यानी कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। अगला है लॉर्ड ऑकलैंड जिनका टाइम पीरियड था 1836 से लेकर के 42 तक। टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट नहीं है, भले ना याद रखिए लेकिन थोड़ा सा मतलब क्रोनोलॉजी याद रखिए कौन पहले आया था और जो इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने की थी मतलब किसने कौन सा काम किया था उसको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर इनके टाइम पर हुआ था। सारे वार नहीं याद रखें लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको ध्यान रखना है। लॉर्ड हेडिंग के
जिन्होंने क्या किया था, पहला एंग्लो सिख वॉर इनके टाइम पर हुआ था। और ट्रिटी ऑफ लाहौर किसके टाइम पर हुई थी, इन्हीं के टाइम पर हुई थी, ध्यान रखना इस बात को। आगे चलते हैं। डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, उनको देख लेते हैं एक बार। डलहौजी का टाइम पीरियड था 1848 से लेकर के 1856 तक। सबसे पहला इन्होंने किया था अधिग्रहण नीति, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दूसरा जो सेकंड एंग्लो सिख वार था वो भी इनके टाइम पर हुआ था, इन्होंने ही पंजाब को अनेक्स किया था। किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इनका था और पंजाब को अनेक्स भी इन्होंने ही किया था। आगे चलते हैं। जो पहली रेल दौड़ी थी बॉम्बे टू थाने 1853 में, कब, 1853 में फर्स्ट रेलवे, तो वो किसके टाइम पर, बॉम्बे से थाने थे, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। और टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम भी इन्होंने शुरू किया था। विधवा रीमैरिज एक्ट, यानी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के द्वारा पास किया गया था, वो भी किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो ध्यान रखना है आपको, पहली ट्रेन कब चली थी, इन्हीं के टाइम पर चली थी, ठीक है। पहली ट्रेन जो कि बॉम्बे टू थाने चली थी, इन्हीं के टाइम पर चली थी। दूसरा, टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम की शुरुआत भी इन्होंने की थी। और जो विडो रीमैरिज एक्ट था 1856 का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की हेल्प से जो पास हुआ था, वो भी इन्होंने ही किया था। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अगले देखते हैं लॉर्ड कैनिंग को, जिनका टाइम पीरियड था 1856 से 57 तक, गवर्नर जनरल थे। 1857 का विद्रोह हो गया था इनके टाइम पर, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। किसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर हुआ था। इसके बाद क्या हुआ था, गवर्नर जनरल का पद एबॉलिश कर दिया गया था, क्योंकि विद्रोह हो चुका था। और नया एक्ट आया था GOI, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसमें जो है गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय की स्थापना की गई थी। तो पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, जिनका टाइम पीरियड था 1858 से लेकर के 1862, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसमें एंड कर दिया गया था कंपनी का रूल और ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में शासन ले लिया था। आप पढ़ चुके हैं इस बात को, ठीक है। 1861 में मुस्लिम काउंसिल एक्ट, इंडियन मेंबर इन काउंसिल आ गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, इन्हीं के टाइम पर आया था, जिसमें मेंबर को इंक्रीज कर दिया गया था। लॉर्ड लॉरेंस की बात करते हैं। उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, किसके, हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहाँ कहाँ, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। लॉर्ड लॉरेंस, मतलब हाई कोर्ट की स्थापना किसके टाइम पर हुई थी, तो लॉर्ड लॉरेंस, ध्यान रखना इसको। लॉर्ड मायो की बात करी जाए आगे चलते हैं, जिन्होंने मायो कॉलेज की स्थापना की थी, कहाँ, अजमेर में। और स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना भी इन्होंने की थी, किसने, लॉर्ड मायो ने। अंडमान में इनकी हत्या कर दी गई थी, अंडमान में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा वाइसरॉय था जिसकी हत्या हुई थी, तो लॉर्ड मायो थे। कहाँ हुई थी, अंडमान में, ध्यान रखना इस बात को। लॉर्ड लेटन जो कि इंपॉर्टेंट है, जिनका टाइम पीरियड था 1876 से 80 तक, इन्हीं के टाइम पर दिल्ली दरबार लगाया गया था क्वीन विक्टोरिया को एज आ केसरे हिंद, ठीक है, ध्यान रखना। स्थानीय भाषा प्रेस अधिनियम भी इन्हीं के टाइम पर पास किया गया था। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। आर्म्स एक्ट भी इन्हीं के टाइम पर आया था। आगे चलते हैं, लॉर्ड लिपन की बात कर लेते हैं, जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और हंटर कमीशन की स्थापना भी इन्होंने की थी, जो कि एजुकेशन के लिए रिलेटेड था। हंटर कमीशन किससे रिलेटेड था, एजुकेशन से रिलेटेड था। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी इन्हीं के टाइम पर हुई थी। फैक्ट्री एक्ट पास किया गया था इनके टाइम पर, वर्किंग आवर को कम करने के लिए। आगे चलते हैं, लॉर्ड डफरिन इनके में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्हीं के टाइम पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो किसने की थी, A.O. ह्यूम ने की थी, 1885 में की थी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले हैं लॉर्ड कर्जन। इनका टाइम पीरियड कहाँ से था, 1899 से 1905 तक। इनके टाइम पर क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, इंपॉर्टेंट है। और एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी लाया गया था इनके टाइम पर। पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन के टाइम पर ही हुआ था, ध्यान रखना इस बात को, एग्जाम में एजिटेड आ जाता है। आगे चलते हैं, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना भी इनके टाइम पर करी गई थी, लॉर्ड हेडिंग सेकेंड जो है, जिनका टाइम पीरियड था 1910 से 1916 तक। इंपॉर्टेंट खास नहीं है, इसमें बस इतना हुआ था कि जो कैपिटल थी कलकत्ता से दिल्ली को शिफ्ट की गई थी 1911 में, ठीक है। कैंसिलेशन ऑफ अ बंगाल पार्टीशन भी इन्हीं के टाइम पर हुआ था, हेंगे टू के टाइम पर। विजिट ऑफ अ किंग जॉर्ज 1911, जो किंग जॉर्ज थे इन्हीं के टाइम पर विजिट किए थे इंडिया में। चेल्मस्फोर्ड, जिनका टाइम पीरियड है 1916 से 21 तक। जिनके टाइम पर सिर्फ एक इंपॉर्टेंट काम हुआ था, जो कि हुआ था लखनऊ पैक्ट और होम रूल लीग जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था। तो लखनऊ पैक्ट इनके टाइम पर हुआ था, चेल्मस्फोर्ड के टाइम पर, और होम रूल मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी वो भी इनके टाइम पर हुई थी। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
जो 1919 का एक्ट है वो भी इनके टाइम पर आया था, और जलियांवाला बाग का कांड भी इन्हीं के टाइम पर हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी इन्हीं के टाइम पर हुआ था, ध्यान रखना इनको। लॉर्ड इरविन को पढ़ लेते हैं। इरविन के टाइम पर क्या हुआ था, साइमन कमीशन आया था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था, रिवॉल्यूशन जो कि लाहौर सेशन में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोग पढ़ चुके हैं इस बात को। 1930 में सिविल डिसोबेंस मूवमेंट की शुरुआत भी कर दी गई थी इन्हीं के टाइम पर। गांधी इरविन पैक्ट भी यहीं आया था। लॉर्ड विलिंगडन की बात करते हैं, जिसमें कम्युनल अवार्ड यानी कि रामसे मैकडॉनल्ड अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित। और 1932 में पूना एक्ट हुआ था, जो कि गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी इन्हीं के टाइम पर आया था। आगे बात करते हैं अब देख लेते हैं लॉर्ड लिनलिथ की बात करते हैं, जिनका टाइम पीरियड था 1936 से लेकर के 1943 तक। जिनके टाइम पर क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, इंडिया को इन्वॉल्व कर दिया गया था बिना किसी कंसर्ट के, ध्यान रखना इस बात को। अब बात करते हैं 1940 में, जो 1940 में अगस्त ऑफर आया था वो भी इनके टाइम पीरियड के टाइम पर आया था। 1942 यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी इन्हीं के टाइम पर हुई थी। लॉर्ड वेवल की बात कर लेते हैं, जो कि 13वें थे। 1943 से लेकर के 1947 तक इनका टाइम पीरियड था, और इन्हीं के टाइम पर शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। आगे चलते हैं, आगे है फिर कैबिनेट मिशन की जो प्लानिंग थी वो भी इन्हीं के टाइम पर हुई थी 1946 में। लास्ट जो हमारे वो हैं लॉर्ड माउंटबेटन, जिनका टाइम पीरियड था 47 से 48 तक, ध्यान रखना इस बात को, जो कि अंतिम वायसरॉय यानी कि लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया थे। लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया एग्जाम से पूछा जा सकता है आपसे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता जो एक्ट आया था वो भी इन्हीं के टाइम पर था। इंडिपेंडेंस भी इन्हीं के टाइम पर हुई थी। पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान भी इन्होंने करवाया था, लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पर ही हुआ था। अब देख लेते हैं कुछ जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई जो हैं, जो कि आपसे आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो 3 सेशन हुए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के, जो कि कहाँ हुए थे, लंदन में हुए थे। तो देख लेते हैं उनके बारे में। तो पहला सेशन हुआ था 1930 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो फर्स्ट सेशन था उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था या नहीं, तो नहीं किया था। रियासत और मुस्लिम प्रिंसेस थे और मुस्लिम लीग थे, उसने पार्टिसिपेट किया था। आगे चलते हैं, देखते हैं। इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। जो पहली सेशन हुई थी उसका कोई सेशन नहीं निकला था। जो सेकंड टेबल हुई थी, सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी उपस्थित रहे थे, पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और यही था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और माइनॉरिटी के राइट्स के अधिकार की बात की गई थी। गांधी इरविन पैक्ट परिणाम क्या निकला था, गांधी इरविन पैक्ट जो है समझौता हो गया था, इसका रिजल्ट ये निकला था। जो तीसरी इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड सेशन हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, जिसमें कांग्रेस ने ज्वाइन नहीं किया था, सिर्फ सेकंड में कांग्रेस ने ज्वाइन किया था। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि कब ज्वाइन किया था। तो सेकंड बैटल जो हुई थी, सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेशन किया था, बाकी में नहीं किया था, ठीक है। और जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर डिप्रेस क्लासेस की बात की गई थी यहाँ पर, और पुनः समझौता हुआ था इसी के बाद, जो कि 1932 में हुआ था गांधी और अम्बेडकर के बीच में, ठीक है। इसमें इस बात को ध्यान रखिएगा, तीनों कॉन्फ्रेंस में कौन शामिल हुआ था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर शामिल हुए थे तीनों ही कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फेडरल स्ट्रक्चर एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉम, माइनॉरिटी के राइट, रिजर्वेशन। अब देख लेते हैं जो HRSA था, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1928 में। 1928 में इसके जो मेन लीडर थे कौन कौन थे, भगत सिंह जी थे, और चंद्रशेखर आज़ाद थे, शिवराम राजगुरु जी थे, और भी लीडर थे, उनके नाम है यहाँ पर सुखदेव ठाकुर, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब जो है मेन लीडर थे। इसका जो इंटेंशन था, यानी कि मुख्य उद्देश्य था, क्यों बनाई गई थी ये, तो आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल से आर्म स्ट्रगल हम लोग करेंगे, लड़के आज़ादी देंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। 5 प्रमुख घटनाएं हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो पहली हुई थी 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी, जिसमें बैंक डकैती हुई थी, काकोरी कॉन्स्पिरेसी जिसमें बैंक डकैती, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र, यानी कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी में असहयोग और ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या कर दी गई थी, कब हुआ था, 1928 में। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी पहले हुई थी 1925 में, उसके बाद में लाहौर कॉन्स्पिरेसी हुई थी जो कि 1928 में हुई थी, जिसमें एक ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या कर दी गई थी। आगे देखते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ हंगामा किया गया था कब, असेंबली बॉम्बिंग में, ये 1929 में हुआ था। कौन कौन थे इसमें, भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, कहाँ, असेंबली में। असेंबली बॉम्बिंग केस जो हुआ था 1929 में, ध्यान रखिएगा, इसको जो है ईयर इनके पूछ ले जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं, और उन सभी के जो मतलब जितने भी थे उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, एज इट इज़ एग्जाम में आ जाती हैं बिल्कुल सेफ किसने लिखा है इसको, तो ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं एक बार इनको। जो बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने कौन सी किताब लिखी है, गीता रहस्य, किसके द्वारा लिखी गई है, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखी गई है। अगला है, देख लेते हैं।
लाला लाजपत राय, इन्होंने कौन सी लिखी हैं? तो इनके जो स्पीचेस हैं और राइटिंग्स हैं वो लाला लाजपत राय जी ने लिखी हैं। महात्मा गांधी की इंपॉर्टेंट बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज आ जाती हैं, जो कि है स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ध्यान रखना इस बात को। आगे चलते हैं, सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, जो कि जिन्होंने लिखी है इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल किसकी बुक है? तो सुभाष चंद्र बोस जी की बुक है, ध्यान रखना इस बात को। आगे चलते हैं, वीर सावरकर, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, जो कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसी पर लिखी गई इन्होंने, वीर सावरकर ने। किसने? ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी बुक लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आप पता ही होगा आप लोगों को सबको, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। राम मनोहर लोहिया ने कौन सी लिखी है? सेलेक्ट राइटिंग्स। सेलेक्ट राइटिंग्स। सरोजनी नायडू जी की इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है? गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड, एग्जाम में एडिटेड आती हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इनको। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट निकाला गया है, इसको आप लोग आराम से पढ़ लीजिए 1-2 बार, बिल्कुल एग्जाम में आपका एडिटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखिए, भगत सिंह ने कौन सी किताब लिखी है? जो है वाई आई एम एथिस्ट और द जेल नोट्स। वाई आई एम एथिस्ट, ये ध्यान रखना, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये भगत सिंह जी ने एक बुक लिखी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। आगे चलते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है? इंडिया विंस फ्रीडम, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने लिखी है, ठीक है, ध्यान रखना। राजा राम मोहन राय जी ने कौन सी लिखी है? परसेप्ट और सोशल रिफॉर्म, ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे चलते हैं, विपिन चंद्रपाल जी की इंपॉर्टेंट बुक है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो ये था हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट, जितना भी था हमने कवर कर दिया। अगर कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, वो भी कवर कर दिया जाएगा, लेकिन मैंने तो कोशिश की है कि सब कुछ कवर कर दिया जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।